नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री साइड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी पुश करना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, भारत के इतिहास को अगर विश्व के इतिहास के महान अध्यायों में से एक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका वर्णन करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, विरोधाभासों से भरा लेकिन मजबूत अदृश्य धागों से बंधा। ये बात उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में कही थी। भारतीय इतिहास की विशेषता ये है कि वो खुद को तलाशने की सतत प्रक्रिया में लगा रहता है और लगातार बढ़ता रहता है। इसलिए इसे एक बार में समझने की कोशिश करने वालों को ये मायावी लगता है। इस अद्भुत उपमहाद्वीप का इतिहास लगभग 75,000 साल पुराना है और इसका प्रमाण होमो सैपियंस की मानव गतिविधि से मिलता है। यह आश्चर्य की बात है कि 5,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों ने कृषि और व्यापार पर आधारित एक शहरी संस्कृति विकसित कर ली थी। युगों के अनुसार भारत का इतिहास इस प्रकार है। ये पूर्व ऐतिहासिक काल है। इसमें सबसे पहले पाषाण युग आया था। पाषाण युग 5 लाख से 2 लाख साल पहले शुरू हुआ था और तमिलनाडु में हाल ही में हुई खोजों से इस क्षेत्र में सबसे पहले मानव की उपस्थिति का पता चलता है। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से 2 लाख साल पहले के मानव द्वारा बनाए गए हथियारों भी खोजे गए हैं। उसके बाद दोस्तों कांस्य युग शुरू होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कांस्य युग की शुरुआत लगभग 3300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुई थी। प्राचीन भारत का एक ऐतिहासिक हिस्सा होने के अलावा यह मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के साथ विश्व की शुरुआती सभ्यताओं में से एक है। इस युग के लोगों ने धातु विज्ञान और हस्तशिल्प में कई नई तकनीक विकसित की और तांबा, पीतल, सीसा और टिन का उत्पादन किया। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में वैदिक काल शुरू होता है। पहले भारत पर हमला करने वालों में पहले आर्य थे। वे लगभग 1500 ईसा पूर्व उत्तर से आए थे और अपने साथ मजबूत सांस्कृतिक परंपरा लेकर आए। संस्कृत उनके द्वारा बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक थी और वेदों को लिखने में भी इसका उपयोग हुआ था, जो कि 12वीं ईसा पूर्व के हैं और प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों को मेसोपोटामिया और मिस्र ग्रंथों के बाद सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। उपद्वीप में वैदिक काल लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक रहा और इसमें ही प्रारंभिक भारतीय समाज में हिंदू धर्म और अन्य संस्कृति आयामों की नींव पड़ी। आर्यों ने पूरे उत्तर भारत में खासकर गंगा के मैदानी इलाकों में वैदिक सभ्यता का प्रसार किया। उसके बाद शुरू होता है महाजनपद। इस काल में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद शहरीकरण का दूसरा सबसे बड़ा उदय देखा गया। महा शब्द का अर्थ है महान और जनपद का अर्थ है किसी जनजाति का आधार। वैदिक युग के अंत में पूरे महाद्वीप में कई छोटे राजवंश और राज्य पनपने लगे थे। इसका वर्णन बौद्ध और जैन साहित्य में भी है, जो कि 1000 ईसा पूर्व पुराने हैं। 500 ईसा पूर्व तक 16 गणराज्य या कहें कि महाजनपद स्थापित हो चुके थे, जैसे काशी, कोसाला, अंग, मगध, वज्र या ब्रजी, मल्ला, चेड़ी, वत्स या बम्म, कुरु, पंचाला, मत्स्य, सुरसेना, असाका, अवंती, गंधारा और कंबोजा। फारसी और यूनानी विजय। उपमहाद्वीप का ज़्यादातर उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, में फारसी औकमेनिड
साम्राज्य के डारियस द ग्रेट के शासन में सी 520 ईसा पूर्व में आया और करीब 2 सदियों तक रहा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने एशिया माइनर और ऑकमेनिड साम्राज्य पर विजय पाई। फिर उसने भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पहुंचकर राजा पोरस को हराया और पंजाब के ज़्यादातर इलाके पर कब्जा किया। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंशजों का मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व तक रहा और यह प्राचीन भारत के भौगोलिक रूप से व्यापक एवं राजनीतिक और सैन्य मामलों में बहुत शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे उपमहाद्वीप में मगध, जो कि आज के समय में बिहार है, में स्थापित किया और महान राजा अशोक के शासन में यह बहुत उन्नत हुआ। अब बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का घटनाक्रम। प्रागैतिहासिक काल 4 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। यह वह समय था जब सिर्फ भोजन इकट्ठा करने वाले मानव ने आग और पहिए की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। इसका यह नाम सिंधु नदी से आया और यह कृषि करके उन्नत हुई। यहाँ के लोग प्राकृतिक संसाधनों की भी पूजा करते थे। महाकाव्य युग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस कालखंड में वेदों का संकलन हुआ और वर्णों के भेद हुए, जैसे आर्य और दास। हिंदू धर्म और परिवर्तन 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। इस समय में जाति प्रथा बहुत सख्त हो गई थी और यही वह समय था जब महावीर और बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ बगावत की। इस काल में महाजनपदों का गठन हुआ और बिंबिसार के शासन में मगध आया। अजात शत्रु, शिशुनंगा और नंदा राजवंश बने। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस साम्राज्य के तहत पूरा उत्तर भारत था और बिंदुसारा ने इसे और बढ़ाया। इस काल में हुए कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। आक्रमण 185 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी। इस अवधि में बक्ट्रियन, पार्थियन, शक और कुषाण के आक्रमण हुए। व्यापार के लिए मध्य एशिया खुला। सोने के सिक्कों का चलन और साका युग का प्रारंभ हुआ। डेक्कन और दक्षिण 65 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी। इस काल में दक्षिण भाग पर चोल, चेर और पांड्या का शासन रहा और इसी समय में अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ। संगम साहित्य और भारत में ईसाई धर्म का आगमन हुआ। गुप्त साम्राज्य 320 ईस्वी से 520 ईस्वी। इस काल में चंद्रगुप्त प्रथम ने साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर भारत में शास्त्रीय युग का आगमन हुआ। समुद्रगुप्त ने अपने राजवंश का विस्तार किया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक के विरुद्ध युद्ध किया। इस युग में ही शाकुंतलम और कामसूत्र की रचना हुई। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में अद्भुत कार्य किए और भक्ति पंथ भी इस समय उभरा। छोटे राज्यों का काल 500 ईस्वी से 606 ईस्वी। इस युग में हूणों ने उत्तर भारत में आने से मध्य एशिया और ईरान में पलायन देखा गया। उत्तर में कई राजवंशों के परस्पर युद्ध करने से बहुत छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन त्सांग ने भारत की यात्रा की। हूणों के हमले से हर्षवर्धन का राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। यह वह समय था जब डेक्कन और दक्षिण बहुत शक्तिशाली बन गए थे। दक्षिण राजवंश 500 ईस्वी से 750 ईस्वी। इस दौर में चालुक्य, पल्लव और पंड्या साम्राज्य पनपा और पारसी भारत आए। चोल साम्राज्य 9वीं सदी से 13वीं सदी
ईस्वी तक। विजयालस द्वारा स्थापित चोल साम्राज्य ने समुद्र नीति अपनाई। अब मंदिर, सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र होने लगे और द्रविड़ियन भाषा फली फूली। उत्तरी साम्राज्य 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी। इस समय राष्ट्रकूट ताकतवर हुआ। प्रतिहार ने अवंती और पलस ने बंगाल पर शासन किया। इस दौर ने राजपूत कुलों का उदय देखा। खजुराहो, कांचीपुरम, पुरी में मंदिरों का निर्माण हुआ और लघु चित्रकारी शुरू हुई। इस अवधि में तुर्कों का आक्रमण भी हुआ। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करेंगे अब। मुगल साम्राज्य जिसमें सबसे पहले आता है फरगाना वेलर, जो कि आज का उज्बेकिस्तान है, के तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर ने सन 1526 में खैबर दर्रे को पार किया और वहां मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जहां आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश हैं। सन 1600 तक मुगल वंशज ने ज़्यादातर भारतीय महाद्वीप पर राज किया। सन 1700 के बाद इस वंश का पतन होने लगा और आखिरकार भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय सन 1857 में पूरी तरह खात्मा हो गया। उपनिवेशी काल 16वीं सदी में पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन से यूरोपीय शक्तियों ने भारत में अपना व्यापार केंद्र स्थापित किए। बाद में आंतरिक मतभेदों का फायदा उठाकर उन्होंने अपनी कॉलोनियां स्थापित कर लीं। ब्रिटिश राज सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने पर यहाँ महारानी विक्टोरिया के शासन का ब्रिटिश राज शुरू हुआ। यह सन 1857 में भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के बाद समाप्त हुआ। सन 1857 के प्रसिद्ध व्यक्ति पहले थे उनमें बहादुर शाह जफर। अधिकांश भारतीय विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का राजा चुना और उनके अधीन वे एकजुट हो गए। अंग्रेजों की साजिश के सामने वो भी नहीं टिक पाए। उनके पतन से भारत में 3 सदी से ज़्यादा पुराने मुगल शासन का अंत हो गया। दूसरे थे बख्त खान। ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार रहे बख्त खान ने रोहिल्ला सिपाहियों की एक सेना का निर्माण किया। मई 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ मेरठ में सिपाहियों के विद्रोह करने के बाद वो दिल्ली में सिपाही सेना के कमांडर बनाए गए। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का हिस्सा रहे मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी पर हमला करने के लिए जाना जाता है। इस घटना को ही भारत की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत माना जाता है। उसके बाद आते हैं नाना साहेब। निर्वासित मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज सैनिकों के खिलाफ बहादुरी से लड़ी। 17 जून 1858 को ग्वालियर के फूलबाग इलाके के पास अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तात्या टोपे नाना साहेब के करीबी सहयोगी और सेनापति तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। वीर कुंवर सिंह वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का हिस्सा रहे जगदीशपुर के राजा ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र सेना का नेतृत्व किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और महात्मा गांधी 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने लाखों लोगों का नेतृत्व किया और सन 1947 में स्वतंत्रता हेतु एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। आज़ादी और विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण पिछले कुछ सालों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक तनाव बढ़ता गया, खास तौर पर पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे प्रांतों में। महात्मा गांधी ने दोनों धार्मिक समुदायों को एकता बनाए रखने की अपील भी की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहे अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया।
जिससे अंतरिम सरकार बनाने का रास्ता बना। आखिरकार भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और अंग्रेजों के कब्जे से इस क्षेत्र को सन 1947 में आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद काल कई सभ्यताओं जैसे ग्रीक, रोमन और मिस्र ने उदय और पतन देखा। भारतीय सभ्यता और संस्कृति इससे अछूती रही। इस देश पर एक के बाद एक कई आक्रमण हुए, कई साम्राज्य आए और अलग अलग हिस्सों पर शासन किया, लेकिन भारतवर्ष की अदम्य आत्मा पराजित नहीं हुई। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे जीवंत गणराज्य के तौर पर विश्व में देखा जाता है। यह एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति और दक्षिण एशिया का एक प्रभावशाली देश है। भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा जनसंख्या के तौर पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसमें एशिया का 1/3 हिस्सा है और मानव जाति का 7वां भाग इसमें है। तो दोस्तों, ये था एक भारतीय इतिहास की एक समरी जो आपने सुनी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।